नमस्कार साथियों। हमने कल 20 सवालों की श्रृंखला में कल देखा था सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सवालों की श्रृंखला 20 सवाल, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्रपति से संबंधित सवाल जो उपयोगी रहेंगे फर्स्ट ग्रेड और अन्य परीक्षाएं जो आरपीएससी और अन्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित है या फिर अन्य कोई परीक्षाएं हैं तो उनके लिए उपयोगी सवाल रहेंगे। उसी श्रृंखला में हम आज 20 सवाल फिर से लेकर उपस्थित हैं और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सारे सवाल होंगे। उसमें हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले सवाल को देखते हैं यहाँ, तो सबसे पहले सवाल पर नज़र डालें तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो है उससे पहले राष्ट्रपति से संबंधित 2 अनुच्छेद यहाँ आ जाते हैं। कौन कौन से अनुच्छेद आ जाते हैं? अनुच्छेद 52 आ जाता है और 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 जो आ जाता है उसमें ये कहा गया है कि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, लेकिन कार्यपालिका के कार्य जो है वो सहयोग अन्य व्यक्तियों के सहयोग से किए जाएंगे। तो निर्वाचक मंडल की हम बात करें, उससे अगला जो अनुच्छेद है वो सवाल में हम देखें तो ए ऑप्शन में 54 दे रखा है, बी में 55 दे रखा है, सी में 57 और डी में 58। तो इसमें हम देखेंगे 55 नहीं, 57 नहीं है और 58 नहीं है। हमारा ऑप्शन ए सही है। ए में निर्वाचक मंडल की बात कही गई है और निर्वाचक मंडल में हम देखेंगे कौन कौन से शामिल सदस्य होते हैं। तो इस तरह से ए ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर हम दूसरे सवाल पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है। अब देखिए कई बार एग्जाम में सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाता है, तो निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है इस नहीं को कई बार नहीं पढ़ा जाता है और केवल है को देख लिया जाता है और इसी के चलते हुए सवाल है वो अपना गलत हो जाता है। तो इस संदर्भ में थोड़ा सा ध्यान रखना है, पूरे सवाल को ध्यान से देखना है। हर एक जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें तो निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है हम देखेंगे तो संसद के सभी सदस्य, ठीक है, संसद के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य। अब हम बात करेंगे कि कौन से ऑप्शन सही है। तो हम देखेंगे सब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो शामिल होते हैं वो संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। फिर होते हैं विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। फिर तीसरा ऑप्शन आता है केंद्र शासित प्रदेशों के, प्रदेशों की विधानसभा के सदस्य। तो हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ ऑप्शंस देखेंगे तो ये गलत हो गया आपका और विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो 2 ऑप्शन सही होंगे। संसद के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा में जितने निर्वाचित सदस्य होते हैं वो सदस्य यहाँ पर इसमें भागीदारी करते हैं। मनोनीत सदस्य यहाँ ध्यान रखना है भागीदारी नहीं करते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भागीदारी करते हैं। तो ऑप्शन जो 2 है, 2 और 4 हम देखेंगे। बी जो ऑप्शन दे रखा है उसमें एकदम से 2 और 4 दे रखे हैं, तो 2 और 4 नंबर है वो इसके सही आंसर होंगे। हम सवाल नंबर 3 की बात करेंगे। तो 3 में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए प्रस्तावक सदस्यों की संख्या कितनी होती है। यहाँ एक साथ साथ में हमको यह भी देख लेना है कि प्रस्तावक के साथ अनुमोदक, 2 प्रकार के सदस्यों की संख्या यहाँ ध्यान में रखनी है। तो हम इस सवाल के दृष्टिकोण से पहले आ जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए प्रस्तावक सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो ए ऑप्शंस में दे रखा है 50, बी में 20, सी में 40 और डी में 52। तो जैसे अभी चुनाव हुए थे 2022 में, तो हमने देखा था ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था और 50 जो सदस्य होते हैं 50 ही प्रस्तावक सदस्य होते हैं और 50 ही अनुमोदक होते हैं।
जैसे 2022 के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में जो पहले प्रस्तावक थे हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इसमें प्रस्तावक थे। फिर सवाल नंबर 4 की बात करें, चुनाव से ही जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति चुनाव में जमानत राशि कितनी होती है? तो हम देखें कि 1997 में राशि में परिवर्तन किया गया। 1997 में 2 जगह जहां पर प्रस्तावक और अनुमोदक सदस्य, प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों सदस्यों में संख्या में परिवर्तन किया गया और जमानत राशि में परिवर्तन किया गया। जमानत राशि में यहाँ ऑप्शन देखें तो 15,000 दे रखा है, बी में 5,000 दे रखा है, सी में 20,000 दे रखा है, डी में 12,000 दे रखा है। तो यहाँ जो है आपका सही आंसर होगा वो 15,000 होगा। फिर 5वां सवाल पर हम चलते हैं। तो 5वें सवाल में हम देखेंगे, उसी से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रपति के चुनाव में कुल मतदान का कितने प्रतिशत भाग प्राप्त होने पर जमानत राशि वापस नहीं दी जाती है? जमानत राशि कितनी निर्धारित? पिछले सवाल में ही हमने देखा था जमानत राशि 15,000 रुपये निर्धारित है। और ये निर्धारण कब किया गया था? 1997 में इसको रखा गया था। वापस हम बात कर लेते हैं, कितनी राशि हो कि कितने मत प्राप्त कर ले वो, तो राष्ट्रपति को ये 15,000 रुपये वापस दे दिए जाते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे 1/6 भाग। 1/6 यूँ भी लिखा आ सकता है एग्जाम में, 1/2 यूँ भी लिखा आ सकता है, 1/5 यूँ और 1/3 यूँ भी लिखा आ सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एग्जाम में इस तरह से भी, तो इसका सही उत्तर जो है वो 1/6 भाग है। 1/6 भाग हम देखेंगे कि अगर 1/6 भाग कुल प्राप्त कर लेते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो 15,000 रुपये जमानत राशि के बतौर जमा करवाए जाते हैं वो राशि वापस कर दी जाती है अगर चुनाव में हार भी जाते हैं तो। फिर इसमें सही आंसर जैसे हमने बात कर ली कि 1/6 भाग सही उत्तर होगा। फिर हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, राष्ट्रपति के चुनाव में इनमें से लाभ का पद, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लाभ का पद कौन सा नहीं माना जाता है? तो हम देखेंगे वर्तमान में, ऑप्शन देखें, वर्तमान में राष्ट्रपति वापस अगर चुनाव लड़ते हैं तो, उपराष्ट्रपति, कई ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जो वापस जिन्होंने चुनाव लड़ा है, फिर राज्यपाल, फिर मंत्रिपरिषद के सदस्य। तो हम देखते हैं कि लाभ के पद में अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं और लाभ का पद इसमें कौन से शामिल नहीं है, तो चारों ही मैं आपको बता दे रहा हूं कि चारों ही जो ऑप्शंस है, वर्तमान में राष्ट्रपति अगर चुनाव लड़ रहा है तो राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा, उपराष्ट्रपति का पद भी लाभ का पद नहीं माना जाएगा, राज्यपाल का पद भी लाभ का पद नहीं माना जाएगा और मंत्रिपरिषद का सदस्य भी क्या है, लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अब बात आती है कि लाभ का पद कौन सा माना जाएगा? जो सबसे बड़ा तो लोक सेवक मतलब जो प्रशासन में काम कर रहा है, तो वो मेंबर्स जो हैं इसमें भागीदार। तो चारों ही ऑप्शंस हम देखेंगे। चौथा जो सवाल का उत्तर है ABCD, तो चारों ही सही है। लाभ के पद में यहाँ नहीं माना जाता है सवाल है, तो ये चारों सही है, चारों ही नहीं माने जाते हैं। फिर सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 में देखेंगे, राष्ट्रपति चुनाव में एक विधायक के मत का मूल्य होता है। तो विधायक के मत के मूल्य के संदर्भ में ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हम देखेंगे चारों ऑप्शन में राज्य की कुल जनसंख्या, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल जनसंख्या गुणा 1/10,000, राज्य की कुल जनसंख्या बटा विधानसभा के सभी सदस्यों की संख्या इंटू 1000, राज्य की कुल जनसंख्या बटा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बटा 1000,
राज्य की कुल जनसंख्या बटा विधानसभा की सदस्य संख्या इंटू 1000, विधान परिषद के सदस्य संख्या। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है कि विधान परिषद के सदस्य तो पता ही है कि भाग नहीं लेते हैं, तो पहले से ही ये कट जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो है वो संख्या है वो 10,000 हो गई है, सबको लगभग पता रहता है कि ये संख्या 1,000 है। दिक्कत कहाँ आती है, इसको ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक बहुत ही गजब का सा सवाल है, आंसर इतने नज़दीकी हैं इसके। राज्य की कुल जनसंख्या बटा विधानसभा के सभी सदस्य, यहाँ देखिए, और फिर नीचे वाले में ऑप्शन में देखेंगे हम, ठीक है 1/1000 है, 1/1000 है, लेकिन अब यहाँ ऑप्शन जो दे रखे हैं वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इस दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि राज्य की कुल जनसंख्या विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1/1000। तो ये दोनों ही ऑप्शन बहुत नज़दीक है, तो इनका ध्यान से रखना है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो निर्वाचित सदस्य ही मूल्य तय करते हैं। फिर हम बात करेंगे 8 नंबर सवाल की। बहुत इजी है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है पहले भी, और आने से फिर से आने की संभावना रहेगी। द्वितीय मतगणना से चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी, बी में जाकिर हुसैन, सी में वीवी गिरी, एपीजे अब्दुल कलाम। सबको पता है कि 1969 में चुनाव हुए और चुनाव में वीवी गिरी है वो द्वितीय मतगणना के दौरान चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। एक ही मात्र राष्ट्रपति है जो द्वितीय मतगणना के दौरान चुने गए थे। फिर हम बात करेंगे 9 नंबर सवाल की, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। अब यहाँ देखिए बहुत जगह यहाँ पर भी ये थोड़ा सा जटिल सवाल मिलेगा आपको देखने को, और एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है यहाँ ये सवाल की कि सबसे पहले एकल असंक्रमणीय, यहाँ एकल असंक्रमणीय, एकल असंक्रमणीय मत पद्धति, ए ऑप्शन को देखेंगे। फिर दूसरा देखेंगे एकल संक्रमणीय मत पद्धति, वैकल्पिक मत प्रणाली और सामान्य बहुमत प्रणाली। 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। अब इसमें हम अलग से सवाल लेकर आए हैं। इसमें 2 ऑप्शन आपको सही मिलेंगे। कैसे कि एकल असंक्रमणीय नहीं होता, सब देखते ही इस पर टिक करेंगे, एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। अगर कई बार ऐसा होता है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति ऑप्शन नहीं होता है तो वैकल्पिक मत प्रणाली यह भी सही हो, तो यहाँ 2 उत्तर सही होंगे, बी और सी, दोनों ऑप्शन सही होंगे। यह बड़ा शानदार सवाल है जिसमें वैकल्पिक मत प्रणाली के द्वारा भी राष्ट्रपति चुनाव भारत में होते हैं। इसका कारण है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति अगर शुद्ध रूप से अपनाई जाए तो यह बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए है, बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए है। अब बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र क्या है? निर्वाचन क्षेत्र, बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो एक ऐसा क्षेत्र है जहां से बहुत सारे सदस्य एक ही भौगोलिक क्षेत्र से, जैसे मान लीजिए किसी जिले या किसी तहसील से एक विधायक चुना जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति आती है कि 2 या 2 से ज़्यादा सदस्य, जैसे राजस्थान की विधानसभा में 1952 की हम बात करते हैं तो 1952 में राजस्थान की विधानसभा में बांसवाड़ा और ये जो क्षेत्र थे यहाँ से जो 4-4 मेंबर एक साथ चुने गए थे, तो बहु सदस्य, तो ऐसे बहु सदस्य क्षेत्र के लिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति का चुनाव होता है। तो लेकिन इसमें निश्चित कोटा पद्धति है जिसका कुछ भाग हमारे राष्ट्रपति चुनाव में अपनाया जाता है। वैकल्पिक मत प्रणाली एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनी जाती है। तो दोनों ही पद्धतियां हैं जो भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में काम आती है। एग्जाम में पहले ये पूछा जाता रहा है, लेकिन अब संभावना इसकी ज़्यादा बन जाती है कि एक वैकल्पिक मत प्रणाली इसमें पूछी जाए। फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है? 4 ऑप्शन है, और संविधान के उल्लंघन करने पर, अपना कार्य नियत कार्य नहीं करने पर,
विधायी कार्य नहीं करने पर और न्यायालय से परामर्श लेने पर। तो अब देखेंगे तो संविधान का उल्लंघन करने पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति महाभियोग लगाया जाता है। फिर बड़ा ही एकदम से नया सवाल हम देखेंगे। तो यहाँ पर 11 नंबर सवाल जो है वो दिखाई देगा आपको। 11 नंबर सवाल, कौन से केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है? कौन कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी विधानसभाएं 2022 के चुनावों की हम बात करेंगे तो उसके दौरान भाग लेने के लिए शामिल थी? जैसे देखेंगे दिल्ली और पांडिचेरी। जो संविधान संशोधन हुआ था 70वां संविधान संशोधन, 70वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992 में हुआ था और उसमें दिल्ली और पांडिचेरी के चुनाव को राष्ट्रपति की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने से संबंधित प्रस्ताव रखा गया। फिर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत। फिर हम बात करें दिल्ली, ठीक है, विधानसभा है, पांडिचेरी में भी विधानसभा है। अब यहाँ जम्मू कश्मीर के देखेंगे तो 5 अगस्त 2019 के अंतर्गत इसको भी केंद्र शासित प्रदेश घोषणा कर दी गई और संसद में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। तो ये तीनों सी ऑप्शन में दे रखे हैं, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी विधानसभाएं क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है या ले सकती है। इससे अगला सवाल इसी पिछले सवाल से जुड़ा हुआ है और 12 नंबर सवाल था। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में किस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने भाग नहीं लिया था? ठीक है, 2022 के चुनाव की बात करेंगे और नहीं लिया था उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले दिल्ली ने विधानसभा है तो वहाँ से भाग लिया था। पांडिचेरी की विधानसभा ने भाग लिया था और दादरा और नगर हवेली जो है वहाँ पर विधानसभा है नहीं, तो ये अपने आप कट हो गई। फिर जम्मू कश्मीर की विधानसभा सही आंसर है क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव अभी हाल ही में हुए नहीं हैं, तो वहाँ पर भंग की जा चुकी है, पूर्व में जो हुई थी 2019 से पहले ही। तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा वर्तमान में कार्यरत नहीं थी, इसलिए क्या है कि इस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने भाग नहीं लिया था। फिर हम अगले सवाल की बात करेंगे। तो अगले सवाल में 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के मत का मूल्य कितना था? एक सांसद के मत का मूल्य 2022 में हम बात करेंगे तो 2022 में 700 था। ठीक है, सांसद के मत का मूल्य। तो ऐसा निकाला जा सकता है कि राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के मत का मूल्य बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो इस तरह से हम देखेंगे 700। अब पिछले हम चुनाव की बात करते हैं। ये जो निर्धारण किया जाता है, ये निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। 1971 में जो जनगणना हुई थी उसी को बेस मानते हुए ये किया जाता है। पहले ये 708 था, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा थी उसके सदस्यों ने भाग नहीं लेने के कारण क्या हुआ कि मत के मूल्य है वो कम हो गया और 700 प्रत्येक जो सांसद थे उसके मत का मूल्य का निर्धारण किया गया था।
फिर हम बात करेंगे 14वें सवाल पर, सीधा है 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य 208, 229, 208 और 129। तो 129 तय है प्रारंभ से ही, क्यों राजस्थान के जो विधानसभा के मत के मूल्य है उसमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा में चुनाव हुए हैं कि नहीं हुए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पंद्रहवां सवाल, 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में सबसे ज्यादा किस विधानसभा के सदस्य के मत का मूल्य था? किस राज्य के विधानसभा के सदस्य के मत का मूल्य था? तो जैसे कि हमने बात कर ली 129 राजस्थान का था। पंजाब, और यहाँ ये ध्यान रखना है जनसंख्या के को हमने विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ के सदस्यों का मत का मूल्य ज़्यादा होगा। तो सीधी सी बात है, भारत में जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा, तो यहाँ के जो विधायक हैं उनके मत का मूल्य 208 और सबसे अधिक है। यह सवाल पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक मत का मूल्य किसके हैं, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के। फिर 16 नंबर की बात करते हैं हम, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों की सुनवाई निम्न में से कौन करता है? ए ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय, बी ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सी में अधीनस्थ न्यायालय और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय है वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। यहाँ कन्फ्यूजन में 2 ऑप्शन में रहता है, लेकिन यह उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई नहीं होती है, केवल सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं उनकी सुनवाई होती है। फिर 17 नंबर सवाल में हम देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति चुनाव में किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति चुने जाने के लिए कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है? तो निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। ए में 52% है, बी में 51% है, सी में 67% है और डी में 71% है। बहुमत की आवश्यकता होती है, बहुमत की आवश्यकता होती है, और बहुमत का अर्थ हो गया 51%। 51% मत होना चाहिए बहुमत, और बहुमत के लिए निश्चित कोटा का एक सूत्र होता है और उसके माध्यम से ही क्या होता है, 51% जो है वो कुल वोटों का जिसको प्राप्त हो जाता है वो व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव जीता हुआ विजेता माना जाता है। अब विजेता माना जाता है 51% वाला। अगर 51% किसी बार किसी राष्ट्रपति चुनाव में नहीं प्राप्त हो, ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? ऐसी स्थिति में दोबारा मतगणना होती है, जैसा 1969 में हुआ था एक बार वीवी गिरी के समय, और नीलम संजीव रेड्डी और वीवी गिरी दोनों एक साथ थे उस समय, दूसरी बार मतगणना हुई। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में अगर 51% मत प्राप्त नहीं होते हैं तो मत प्राप्त करवाए जाते हैं। तो फिर अगले सवाल पर हम चलते हैं। 18 नंबर सवाल बहुत ही सीधा सा है, सीधा अनुच्छेद के रूप में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव प्रणाली दी गई है? चुनाव प्रणाली, पीछे हम 1 नंबर सवाल क्या पर गौर करेंगे तो वहाँ ये दे रखा था कि निर्वाचक मंडल, लेकिन यहाँ दे रखा है कि चुनाव प्रणाली। हमने बात की थी चुनाव प्रणाली कौन सी है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, और साथ ही जो है एक चुनाव प्रणाली। और तो हम बात करेंगे अनुच्छेद 55, 56, 57, 58। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली दी गई है। फिर अनुच्छेद 19 सवाल नंबर 19 में देखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो ये अनुच्छेद नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है कि 100 सदस्य और 50 सदस्य इनकी आवश्यकता होती है। और फिर
अनुच्छेद हम देखेंगे अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग, संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग लगाने के लिए हम बात करेंगे संसद के किसी भी सदन में महाभियोग प्रणाली स्थापित की जा सकती है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में से किसी में भी किसी भी सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ क्या किया जाता है, महाभियोग लगाया जा सकता है। आवश्यकता यह होता है कि 1/4 सदस्य क्या करते हैं, सदन के अध्यक्ष को लिख कर देते हैं और लिखने के बाद में लोकसभा में रखा जाता है तो 1/4 सदस्य लिख कर देंगे और उसके 14 दिन बाद उसकी बैठक बुलाई जाएगी। और बैठक बुलाने के बाद की बात करेंगे हम, तो अगर लोकसभा प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, फिर राज्यसभा में जाता है प्रस्ताव, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति उपस्थित होकर अपनी जो बेगुनाही है उसके सबूत पेश कर सकता है। अगर राज्यसभा इस प्रस्ताव को पास कर दी जाती तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत वो हटा हुआ माना जाएगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। अब यहाँ पर अनुच्छेद 1/4 सदस्य की अनुमति आवश्यक होती है और 14 दिन, ये संख्याएं भी सवाल के रूप में याद रखने वाली बातें हैं। फिर हम देखेंगे राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति पर लगाए जाने वाले महाभियोग में कौन राष्ट्रपति के महाभियोग लगाए जाने में कौन भाग लेता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जाना हो ऐसी स्थिति में कौन भाग लेता है। तो हम देखेंगे लोकसभा के व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी सदस्य, संसद और विधानसभा के सदस्य। जैसे हमने बात कर ली थी कि जब चुना जाता है तब कौन भाग लेता है और जब उसको हटाया जाता है तब कौन भाग लेता है। तो संसद के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो, सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं जब राष्ट्रपति महाभियोग लगाया जाता है। अंत में हम एक बात पर और चर्चा कर लेते हैं। कोर्स की जानकारी है तो जैसे कि चिराग में PDF और फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज भी GK प्लस ये साइकोलॉजी की, जैसा कि आप देख रहे हैं यस गुरु ऐप पर उपलब्ध है टेस्ट सीरीज PDF लिंक सारे। यहाँ टच करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। सेकंड ग्रेड GK के नोट्स प्लस 55 टेस्ट और सेकंड ग्रेड ऑनलाइन 55 टेस्ट सीरीज, सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान 35 टेस्ट सीरीज और ई-बुक्स RPSC ओल्ड पेपर टॉपिक वाइज उपलब्ध रहेंगे। तो आप इन पर भी एक बार नज़र डालें और यहाँ से आप इस लिंक से सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।